हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो वह ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होते हैं या वो मोशन में होते हैं, या तो वो रुके हुई अवस्था में होते हैं या वो चल रहे होते हैं, यानी कि वो गतिमान अवस्था में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू विंग्स एंड आर्टरीज। ये सारे के सारे ऐसे हैं। जैसे कि एंड कार मूव्स, तो ये सारे किसमें है? मोशन में है। जबकि हम और भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि रुकी हुई अवस्था में रहते हैं। सो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो क्या कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब पाते हैं जब वह समय के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है? पोजीशन को चेंज कर लेता है। तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में रहता है। तो तब हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं, यानी अपनी आंखों से ऐसा समझ पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ डस्ट। तो देखिए, हम किस तरीके से देख पा रहे हैं एयर की मूवमेंट। जब डस्ट मूव करती है या कोई पत्तियां या ब्रांचेस ट्री की हिल रही होती हैं, उस तरीके से, यानी उनकी मूवमेंट के बेसिस पर हम कहते हैं कि एयर भी मूव कर रही है। व्हाट कॉजेज द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। तो देखिए, बेसिकली कहा जाता है कि सन सेट हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ना तो सन सेट होता है और ना ही सन राइज होता है। इसके पीछे रीजन होता है हमारे अर्थ के मूवमेंट। तो क्या अर्थ वास्तव में या रियल में मूव कर रही होती है? तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है, जो कि 23.5 डिग्री एक्सिस पर टिल्टेड फॉर्म में रहती है, यह हमारी अर्थ रोटेट हो रही होती है, जिसकी वजह से सनसेट, सनराइज और ये सारे फेनोमेना अकर होते हैं। इफ इट इज ट्रू, यदि यह ट्रू है, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। लेकिन हमें अर्थ के मूवमेंट का पता क्यों नहीं चल पाता, इसकी अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि देखिए, इसके पीछे रीजन होता है रिलेटिव मोशन का। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसे किसी न किसी दूसरे पॉइंट, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर हम अर्थ पे इस तरफ है, यानी कि ये ए पॉइंट है, और अर्थ पर अगर यहाँ पर बी पॉइंट है, तो अगर ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के साथ में, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट रोटेट कर रहे होंगे, तो हमें इनकी मोशन, यानी कि ए को बी की मोशन और बी को ए की मोशन का पता ही नहीं चलेगा। इसी वजह से हमें भी अर्थ की मोशन का पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रही है, तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक तरीके से रोटेट हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमें उसकी मोशन का पता नहीं चल पाता। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वहां पर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बन के आती है वो 0 के बराबर आ जाती है। इसे हम इसी चैप्टर में आगे की तरफ देखेंगे। तो देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए मूविंग हो सकता है, और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी भी हो सकता है। इस चीज को हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले रखा है मूविंग बस का। तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक ट्री है, और यहाँ पर ट्री के पास में ही एक ये रोड है, और यहीं पर एक पर्सन बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्टूल लगा हुआ है जिस पर कि एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक यहाँ पे बस है, और एक पर्सन ऐसा है जो कि इस बस में बैठा हुआ है। तो जैसे कि देखिए, ये ट्री हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं इन दो पर्सन से, पर्सन ए और पर्सन बी से। तो देखिए, बस मूव कर रही होगी, तो बस में बैठे हुए इस पर्सन बी को जैसे ही बस इस पेड़ के पास से निकल के जाएगी, तो बस वाले पर्सन को, जो कि बी जिसे हमने नाम दिया, तो उसके लिए यह जो ट्री है ये पीछे की तरफ जाता नजर आएगा। यानी कि बी ऑब्जेक्ट, बी पर्सन के लिए यह ट्री की मूवमेंट कैसी होगी? मोशन में दिखेगा ट्री। लेकिन वहीं पर अगर हम ए पर्सन की बात करें, तो ए को ये जो ट्री है वो किस में दिखाई देगा? वो रेस्ट मोशन में ही, सॉरी, वो रेस्ट में ही, रेस्ट पोजीशन में ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी अलग अलग पर्सन के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इसी चीज को कहते हैं हम रिलेटिव मोशन, जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे पर्सन से, दूसरी किसी पोजीशन से रिलेट करते हैं। सो मोस्ट मोशंस क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। तो देखिए, सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं। तो इन सबकी अपनी अपनी डिफरेंट मोशंस होती हैं। अब बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशंस। तो देखिए, जब भी हम किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, स्कूल जो किसी विलेज में है वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर दूरी पर है।
तो हमने एक रेफरेंस क्या लिया, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस हो गया, जिससे कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में अगर हम इससे जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्कूल की तरफ आ जाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कब बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम जब बता सकते हैं जब हम उसे किसी रेफरेंस पॉइंट से रिलेट कर दें। सपोज कर लीजिए यहाँ पर डस्टर कहीं पर, ये एक टेबल है और इस पर डस्टर पड़ा हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि टेबल के ऊपर डस्टर है, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट को क्या रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट देंगे ही। तो जैसे कि हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं बेसिकली, उसे हमने क्या नाम दिया, ओरिजिन का नाम दिया, यानी कि रेलवे स्टेशन मेरे लिए ओरिजिन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर कहूंगा कि साउथ की तरफ जाइए, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन अपने आप ही स्पेसिफिक हो जाएगी कि रेफरेंस पॉइंट से साउथ की तरफ जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसमें एक रेफरेंस पॉइंट देना होता है। अब देखिए मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन के मोशन को समझते हैं, जो कि सिंपलेस्ट टाइप का मोशन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जो कि ओ से स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट, अब ओ से जाता है वो पहले ए पर, फिर ए से आता है बी पर और बी से सी तक। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसकी बात करते हैं। तो देखिए ओ से ए की तरफ गया, फिर ओ से ए से बी पर आया और फिर बी से सी पर आया। तो ऑलमोस्ट उसने ओ से ए तक 60, ए से बी तक कितनी दूरी हो जाएगी, तो देखिए ओ से ए तक कितनी है 60 और ओ से बी तक है 35, तो इसके बीच की दूरी कितनी बचेगी 25, और बी से सी तक के बीच की दूरी कितनी है 10। तो ऑलमोस्ट उस पर्सन ने या उस ऑब्जेक्ट ने ओ से ए पर गया और ए से वापस सी पर आएगा, तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या समझना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझना है। सो देखिए टोटल डिस्टेंस, जो टोटल पाथ लेंथ जो उसने कवर करी वो थी 95 किलोमीटर। सो देर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइबिंग बाय स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आएगी, हमारी डिस्टेंस, यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अब ओ से लेकर वो पर्सन ए पर गया या वो ऑब्जेक्ट ए पर पहुंचा, फिर ए से सी पर आया, तो अब उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 25। अगर एक किलोमीटर में तो कितना रह जाएगा, 25 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें यहाँ पे समझना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर को। तो देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 95 किलोमीटर कवर करी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 25। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अब हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को। तो देखिए किस तरीके से हम इसे समझाते हैं, किस तरीके से हमें इसे समझना है, इस पे बात हम करते हैं। देखिए दो टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखते हैं हम डिस्टेंस और यहां पर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली दूरी उसने कवर करी है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के जो दूरी होती है सबसे छोटी, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी हम बात करेंगे इस मैग्नीट्यूड की, बट नो डायरेक्शन, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है, एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, हम इस स्केलर क्वांटिटी को भी समझेंगे। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किसी में भी हो सकती है, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से डिफरेंस निकल के आते हैं। अब देखिए जो डिस्टेंस होता है या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव में रहेगा,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। हम इन्हीं सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की बात करें तो देखिए एक्चुअल डिस्टेंस, अगर वह पर्सन कोई ऑब्जेक्ट O से A पर गया और A से वापस C पर आएगा तो उसकी जो टोटल दूरी होगी तो 60 प्लस 35 तो कितनी हो जाएगी 95 किलोमीटर। तो यह उसकी क्या हो जाएगी एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। तो इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, यूनिट पीछे लगा देंगे हम किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल। तो देखिए एक O है और एक C पोजीशन है। अब O और C पोजीशन की बात करें तो O और C पोजीशन के बीच की मिनिमम दूरी की बात करते हैं। तो देखिए एक रास्ता O से C को ये भी चला जाता है, एक रास्ता ये भी जा रहा है, और O से C के लिए तो ऐसे भी जा सकते हैं हम। तो O से C तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बताता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो देखिए इस रास्ते से जाएंगे तो हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इस रास्ते से जाएंगे तो भी, और इससे जाएंगे तो और ज़्यादा। लेकिन एक रास्ता ऐसा है इसमें जिसमें कि हमें सबसे कम दूरी तय करनी है। वो कौन सा रास्ता है? O और C के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें एक डायरेक्शन आ जाएगी, हम इस वाली डायरेक्शन को नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारे लिए डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफिक होगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास में डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस के लिए। तो देखिए डिस्टेंस के लिए वो पहले इस तरीके से कैसे भी वो जा सकता है, क्योंकि हमें तो एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर बता रही है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके अपना मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड की बात करें वैल्यू, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर बात करी 95 किलोमीटर, तो ये क्या है उसकी वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आया मैग्नीट्यूड है 95 किलोमीटर, उसकी टोटल डिस्टेंस है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट में O से C के बीच की दूरी की जब हम बात कर रहे हैं 25 डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब है कि वह सबसे छोटी दूरी अपने आप हो जाएगी जब हम टर्म लगा देंगे वहां पर डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमें पता चल जाएगी डायरेक्शन भी कौन सी रही होगी। इसी चीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखिए डिस्टेंस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो रहता है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए अगर हम यहां पे समझे एक यहां पर O पोजीशन, ये यहां पर O पोजीशन है और यहां पर एक A पोजीशन है। अब देखिए एक पर्सन जो है O से A की तरफ जाता है तो इसकी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी, और अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव में ही रहेगी। लेकिन हमने अभी यहाँ पर समझा कि जब हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो एक ओरिजिन को लेते हैं। अब मान लीजिए ये ओरिजिन है O, अब इसकी डायरेक्शन है इस तरफ को हमने पॉजिटिव माना है तो ऑब्वियसली बात है इस तरफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब मान लीजिए कि वह पर्सन O से C पर गया, उसके बाद वापस C से कहाँ आ गया O पर ही आ गया, तो यानी कि अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ आ गया O ही रह गया। तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए डिस्टेंस उसकी टोटल दूरी 25 जाने में और 25 ही आने में, तो यहाँ पर दूरी तो 50 किलोमीटर उसने तय कर ली डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, वह O से चला और वापस घूमकर O पर ही आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी जीरो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी इसकी बात हमने पहले ही कर ली है कि एक डायरेक्शन में रहेगी। अब नेगेटिव कब होती है इसे समझते हैं। मान लीजिए वह पर्सन ने क्या करा, O से चलना स्टार्ट किया, C तक गया, हम सिर्फ C तक के कंसेप्ट को लेते हैं, C तक गया, उसके बाद वापस C से आया लेकिन O पर नहीं रुका, पीछे की तरफ चला गया। तो देखिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को डिनोट करता है तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट कुछ यहां पर है पीछे की तरफ, मान लेते हैं कि पीछे यहाँ पे 10 पर है। तो अब इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में गया इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या बनाएगा अपने आप में नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को। तो एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है, किस तरीके से हमें बताना है ये हमने समझ लिया। यानी कि जब भी हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे तो हमें इसमें डायरेक्शन को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। 95 किलोमीटर कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब वह एक स्ट्रेट लाइन में ही पाथ को फॉलो कर रहा होगा। अब देखिए आगे समझते हैं
यूनिफॉर्म। और इसके अलावा एक और चीज समझते हैं, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है जब वह स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि ए से बी की तरफ गया, रेफरेंस पॉइंट हमने ए लिया है, तो ए से बी की तरफ गया 20 किलोमीटर सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 20 है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में यानी कि इनिशियल और फाइनल बी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना 20 ही रहेगा। लेकिन अगर वह बी से वापस यहाँ पर आ जाता है सी पॉइंट पर, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ए से सी तक के बीच की दूरी अब कितनी रहेगी 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी 0, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। इट कैन नॉट बी 0, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसे हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। इनके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे हम अलग से वीडियो बना के कवर कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे समझते हैं, ये किस कंसेप्ट को बताता है। देखिए टाइम इंटरवल यहां पर लिया है 15 मिनट का गैप ले रखा है, यानी कि टाइम पीरियड कितना ले रखा है यहाँ पे 15 मिनट के गैप में बात हम कर रहे हैं। 15 मिनट के गैप में देखिए ए जो ऑब्जेक्ट है उसने कितनी दूरी तय करी है 10, फिर अगली बार भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, यानी कि एक जैसी फॉर्म को शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए इस 15 मिनट के गैप में उसने जो दूरी तय करी यहाँ पे 12 से 19 यानी कि 7 मीटर ही दूरी तय करी। जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 4 मीटर यानी दूरी बदल गई, जबकि टाइम इंटरवल सेम है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मोशन हो रही है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब यह हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम 15 मिनट का ही गैप है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो ऐसे एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आगे बात करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब मोशन की रेट को कैसे मेजर किया जाए, तो बेसिकली मोशन की रेट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास में टर्म आती है वह है स्पीड। मतलब यहां पर यह हुआ कि किस रेट से मोशन चेंज हो रहा है, यानी कि कितने टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, वही हमारा क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। सो वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, उससे हम उसकी मोशन की रेट को निकाल लेते हैं। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना होगा स्पीड और दूसरी टर्म जो आती है वो आती है वेलोसिटी। तो पहला डिफरेंस हमने समझा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, अब हम स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे। देखिए स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस को हमें मीटर में लेना है, टाइम को हमें सेकंड में लेना है। और जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तीनों ही तरीके एक ही चीज को बता रहे हैं। इसके अलावा जब हम और कंसेप्ट की बात करते हैं, यानी कि अगर कोई स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो हम उसे डिनोट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे लिखने का एक तरीका ये भी है, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करी जा रही है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वह उसकी क्या हो जाती है, स्पीड को बताएगा। अब मान लीजिए उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20 क्या है, अपने आप में मैग्नीट्यूड को शो करेगा। हमें यहां पर यह बताने की आवश्यकता नहीं कि डायरेक्शन क्या है। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू नॉट टू बी कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट केसेस में हम जानते हैं ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। अगर हम साइकिल या बाइक की बात भी करें तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी गाड़ी की स्पीड हमेशा 20 ही रहती है, कभी कम और कभी ज्यादा भी हो जाती है। सो यहाँ पर एक टर्म आती है एवरेज स्पीड। तो हमें यहाँ पे समझना होगा एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लीजिए
कि यहाँ पर हम 3 केस की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ये पहला केस है A, B, C, D। A से B तक के दौरान जो स्पीड है किसी कार की वो है 5 किलोमीटर पर आवर। जब हम B से C की तरफ जाते हैं तब उस गाड़ी की जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है, सपोज कर लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। और जब हम C से D की तरफ जाते हैं तो इसी कार की जो स्पीड हो जाती है वह अगेन हो जाती है 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म हुई? बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं हुई। हम अब यहाँ पर ये देख रहे हैं स्पीड एक जैसी नहीं है। लेकिन जब हम इसमें एवरेज स्पीड की बात करेंगे, यानी कि ऐसी स्पीड जो A से D तक के बीच की ऐसी दूरी हो जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रही हो, तो इनका हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से A से D तक की टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसमें लगने वाला टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड यहाँ से निकल कर आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि 5, 8 और 7 को यहाँ पे जोड़ के डिवाइड कर दे 3 से। ये अलग अलग हो सकता है यदि यहाँ पर टाइम में डिफरेंस होता है तब। तो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आवर का मैंने कंसेप्ट लिया इसलिए यहाँ पर हम एड अप करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा वेलोसिटी के कंसेप्ट को। सो देखिए, इससे पहले देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट कर लिया, s से, t टाइम में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, s/t। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर करता है, यानी कि 16 मीटर कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकंड। अगेन फिर उसके बाद में अगले 16 मीटर कितनी देर में कवर करता है, 2 सेकंड में। अब यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड उसकी बताइए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जब हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कि 16 और 16 यानी कि 32 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना है, 6। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 5.33 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन की। इस स्पीड विद डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है, इसे हम समझते हैं। अभी हमने डिस्टेंस की बात करी थी जिसमें हमने डायरेक्शन की बात भी करी थी। अगर हम डायरेक्शन को ले लेते हैं किसी भी डिस्टेंस में तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, यदि वह दूरी क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। उसी तरीके से जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ बताएंगे तो उसमें जो टर्म जो बदल जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि रेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसे बताने का तरीका और सही हो जाता है जब हम उसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें उसकी स्पीड के साथ। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी स्पीड क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी रहती है। यूनिट दोनों ही केस में सेम रहती है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही बता रहा है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेट डायरेक्शन में जब वह चल रहा होगा ऑब्जेक्ट तब। जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म हो सकती है और वो वेरी भी कर सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स की स्पीड। तो वेलोसिटी कब बदल सकती है, या तो हम उसकी मैग्नीट्यूड को बदल दें, यानी कि पहले वो 10 से चल रही थी अब वो 20 से चले, या डायरेक्शन को बदल दें, वो चल अब भी 10 से रही थी नॉर्थ की तरफ, मान लेते हैं कि यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रही थी लेकिन अब भी 10 से जा रही है, लेकिन अब कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ। तो या तो आप मैग्नीट्यूड को बदल दीजिए या डायरेक्शन को। तो दोनों ही केस में अगर आप किसी एक को भी बदलोगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर वह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट अ वेरिएबल स्पीड, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को एवरेज वेलोसिटी से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एवरेज स्पीड था उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का, यानी कि u + v/2। और जो यूनिट आएगी क्योंकि वेलोसिटी है तो ये अगेन मीटर पर सेकंड में ही रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टर्म वेलोसिटी डाल दिया गया है, इसका मतलब यह इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्पीड को ही बताएगा। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ऑडोमीटर क्या होता है, देखिए 2 मीटर होते हैं, एक स्पीडोमीटर होता है और एक ऑडोमीटर रहता है। स्पीडोमीटर बताता है किसी भी व्हीकल की स्पीड एट दैट पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर वह जिस टाइम पर वह चल रहा है उसकी स्पीड को बताएगा। ऑडोमीटर क्या बताता है, वह कितनी दूरी तय कर चुका है और अगर वह चलता जाता है तो कितनी दूरी और वह तय करेगा। तो देखिए होता क्या है, ट्रिप स्टार्ट होते होते गाड़ी की जो ऑडोमीटर रीड करता है वो 2000 किलोमीटर, लेकिन ट्रिप एंड होने पर वह जो रीड करता है 2400 किलोमीटर।
और इसके बीच का जो टाइम इंटरवल था वो 8 आवर्स था। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताइए गाड़ी की कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, कितनी देर में कवर किया 8 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलें तो कैसे बदलते हैं, इस कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में बात करें और इसे हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू का 60, 2 जीरो से इसे काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे करें तो 10/36 आ जाएगा, जो कि बनेगा 5/18। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखा है। ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हमें बदलना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और वहीं पर अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उषा स्विम्स। इस क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी का कंसेप्ट अब इसमें समझ में आएगा। देखिए फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हमें इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होगी। हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि एवरेज क्या होती है, वेलोसिटी क्या रहती है। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा ईजी होते चले जाएंगे। देखिए उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, इसमें उषा ने स्विम किया। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड। ये 0 है तो ये 90 होगा क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया होगा जहां से हमने इसकी डिस्टेंस को मेजर किया। तो वो क्या करते हैं 90 जाने में और 90 ही आने में, यानी कि 180 मीटर कितनी देर में, 1 मिनट में कवर कर लेती है। सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में, यानी कि वो स्ट्रेट जाती है और स्ट्रेट ही आ जाती है। हमसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो देखिए एवरेज स्पीड कब निकलेगी, जब हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें। टोटल डिस्टेंस 90 + 90 180। टोटल टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ पे हमने लिख दिया। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना मूव करी होगी, 3 मीटर। लेकिन अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखिए वेलोसिटी के कंसेप्ट में जो फॉर्मूला बनता है उसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। और यदि डिस्प्लेसमेंट उसमें आ गया तो देखिए ओ से स्टार्ट करा इस पॉइंट से और वापस इसी पॉइंट पर आ गए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और किसी भी चीज में अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 0 ऊपर रहता है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यूनिट ध्यान रखिएगा, दोनों की यूनिट एक ही रहती है, सेम रहती है, बस फर्क इतना है जब हमने स्पीड की बात करी तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। अब आगे देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी तक हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जिसे हमने क्या नाम दिया, स्पीड का नाम दिया। यानी कि जब मोशन बदलता है किसी भी टाइम इंटरवल के दौरान तो उसे हमने क्या नाम दिया, स्पीड। अब हम समझते हैं जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है। देखिए ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन के दौरान में किसी ऑब्जेक्ट की जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती। उस टाइम पर हम कहेंगे द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल टाइम इंटरवल इज 0। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू उसकी रहती है। सो इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की एनी इंटरवल टाइम इंटरवल वो 0 नहीं रहेगी। तो अब हम इसे किससे डिनोट करेंगे, अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए हमने अभी तक यहाँ पे कंसेप्ट में पढ़ा, स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा। अब अगली जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है एक्सेलरेशन, ACCLERATION। एक्सेलरेशन को अब हम समझते हैं। देखिए we have to introduce another physical quantity called acceleration। अब इस एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज आना, कितने समय में वेलोसिटी में चेंज आया, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं फिर हम आगे की टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां से, यानी कि एक बाइक है, एक पर्सन ये बाइक लेके चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, एक
अगर हम यहाँ पे बात करें 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड। अब वो जैसे रेस देगा, हम समझ जानते हैं कि जैसे बाइक में रेस दी जाती है, तो जैसी रेस दी जाएगी अब उसकी अगले 1 सेकंड में अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। यानी हम कहते हैं कि गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि सेम टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है। तो इसमें देखिए, अब मान लीजिए कि अगले टाइम पीरियड में यानी कि अगले 1 सेकंड में स्पीड हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है रेगुलर इंटरवल टाइम के साथ में। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इस फेज की बात करें, O से A तक के पॉइंट के लिए बात करें, तो चेंज इन वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 0 से कितने पर पहुंच गई, 1 पर पहुंच गई। यानी कि फाइनल कहां पर आ गई, 1 पर। कितने का चेंज आया, 1 और 0 के बीच में, कितने टाइम पीरियड में, 1 सेकंड में। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि ऊपर लिखी है चेंज इन वेलोसिटी। अब मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी भले ही हो 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा था कोई ऑब्जेक्ट, अब 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो चेंज कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। यानी यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर पर सेकंड लगेगा। कितने टाइम पीरियड में, 1 सेकंड में। तो अब देखिए हुआ क्या, 1 मीटर पर सेकंड और नीचे भी लिखा है 1 और सेकंड। यानी कि अब जो यूनिट बनेगी वह कितनी बनेगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों ही नोटेशन अपने आप में करेक्ट है। तो यहां से हमें यह समझ में आया एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी में चेंज आना। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है पोजीशन में चेंज आना टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के साथ साथ। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, एक्सेलरेशन को a से, और जो टाइम पीरियड लगा उसके दौरान वेलोसिटी के चेंज होने में उसे हम t से डिनोट करते हैं। सो द काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं इस कंसेप्ट को भी बताता हूं आपको कि किस तरीके से नेगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आएगी ये हमने बात कर लिया। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट निकालते हैं तो हमें फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। फॉर्मूले से ही ऐसा यूनिट उसकी बनती है। ऐसा का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो कि हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक होती है। अब देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब हम पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यानी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब, बाकी कंसेप्ट को देखते हैं कब ये 0 रहेगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस एक बार यहाँ पे डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पोजीशन है O। अब हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया, हमने रेस्ट पर है गाड़ी। अब हम जैसे जैसे देखिए स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले हमने 1 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद में 2 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि अब हमारी गाड़ी की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम इस गाड़ी को कंटिन्यूअस इसी स्पीड से लेकर जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब इसके बाद में क्या होगा, इस पॉइंट पर आने के बाद अब मुझे इस गाड़ी को रोकना है। जैसे हम ट्रेन की बात करते हैं तो पहले एक्सेलरेट होती है, फिर एक पॉइंट पे आकर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, एक ही पाथ में फॉलो कर रही होती है स्ट्रेट लाइन में। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब स्टेशन आने वाला है तो अब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो अब 8 से, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ भी 8 है, तो कहीं ना कहीं आकर वो 4 होगी, फिर 2 होगी, और फिर लास्ट में कितनी हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी, और वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर देखिए, इनिशियल 1 थी, 0 थी, और फिर 1 होगी, यानी कि यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी, उसी तरीके से 2 से 4 हुई, यहाँ पर भी स्पीड बढ़ जाएगी, 4 से 8 हुई, यहाँ पर भी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि स्पीड बढ़ेगी, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ में चेंज आएगा। मान लेते 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये 1 टाइम लाइन है ये नीचे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 सेकंड तक वो चलता रहा। 10वें सेकंड पर जाकर उसकी स्पीड 0 होगी। अब देखिए, पहले 4 सेकंड तक उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, यानी वेलोसिटी बढ़ी है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी।
अब यहां पर बात करें तो देखिए इनिशियल भी 8 है, सिर्फ इस पोजीशन की बात करें ए और बी के बीच की, तो इनिशियल भी 8 और फाइनल भी 8 है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। टाइम कितना लग रहा है 4 और 7 के बीच में, यानी कि टाइम हो गया यहाँ पे 3 सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुई 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, स्पीड क्या चेंज हो रही है नहीं, जितने की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी उतनी ही रफ्तार से अभी भी गाड़ी चल रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी कितनी हुई, तो वेलोसिटी बिल्कुल 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए बी के बाद में यहाँ पर देखिए इनिशियल कितना है 8, फाइनल कितना है 4। फॉर्मूला कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 4 माइनस 8। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ अब एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं डी एक्सेलरेशन कहते हैं। डी एक्सेलरेट हो जाना बॉडी का, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो हमने यहां पर समझ लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। इस पे बात करते हैं। देखिए रेगुलर इंटरवल में जो चेंज इन एक्सेलरेशन था वो अगर सेम रहता है, जैसे कि 1 सेकंड में 1 का चेंज आया, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर का चेंज आया, तो इस दौरान क्या रही स्पीड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रही। क्या रहेगी यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें 2 से लेके 4 के बीच में, तो देखिए 2 से 3 के बीच टाइम पीरियड में कितना गैप आया 1 सेकंड, लेकिन जो एक्सेलरेशन हुई वो कितनी हो गई यहाँ पर 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर होगी, जबकि पहले केस में सिर्फ 1 मीटर में चेंज आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ यहां पर इसे एक बार रब कर लेते हैं और इसे दोबारा से ड्रॉ करके समझते हैं। देखिए हमने यहां पे ये समझा कि इस तरीके से था, मान लेते कि 1 मीटर है, यहां पे 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड, और यहां पर है 4 मीटर पर सेकंड, और यहां पर है 8 मीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड की बात करें तो 1 सेकंड, यहां पर 2 सेकंड, यहां 3 सेकंड और यहां 4 सेकंड। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओ से ए के बीच में देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, 1 में से 0 माइनस करेंगे यानी 1 बाय 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा ओ से ए के बीच में। ए से बी देखिए चेंज कितना है 1 मीटर पर सेकंड का, कितने टाइम में 1 सेकंड में। तो अगेन ए से बी तक एक्सेलरेशन कितनी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी से सी के बीच में देखते हैं फाइनल कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 2, तो ऊपर रहेगा 2 और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम टेकन कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केस में देखिए यहां हो जाएगी सी से डी तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब तक थी ओ से बी तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हुआ, यानी कि सेम टाइम में सेम स्पीड में बढ़ोतरी हुई, जबकि बी से डी तक सेम टाइम में बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ोतरी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन यहां पर क्या था यूनिफॉर्म था, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो यहां से हमें समझ में आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहता है। एक बार इसमें डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी घटती और बढ़ती रहती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि हमने देखिए टाइम सेम लिया है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी 1 थी, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 8। फिर कहते हैं द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके डिटेल में जाएंगे। फ्रीली फॉलिंग बॉडी बस इतना समझ लीजिए जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है इसे बोला जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ये ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, अराउंड 9.81 रहती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, जैसा कि हमने यहाँ देखा कभी 1 का चेंज आ गया, कभी फिर यहाँ पर 1 का, यहाँ 2 का चेंज आया और यहाँ पर 4 का चेंज आया। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम इसके एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल इज बाइसिकल। उसने बाइसिकल को चलाना चालू किया और पहले 30 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। देखिए हम न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, तो अब हम इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि राहुल ने बाइसिकल को पैडल किया और उसके बाद में उसकी स्पीड 30 सेकंड में कितनी पहुंच गई 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया और वेलोसिटी कहां पर आ गई 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई 5 सेकंड, यानी कि पहले 30 सेकंड 0 थी,
30 सेकंड तक उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड उसने स्पीड को अटेन करवा लिया। उसके बाद में उसने ब्रेक लगाए और अगले 5 सेकंड यानी कि टोटल 35 सेकंड और यहां से यहां तक का फेज 5 सेकंड में 6 से कहां पर ले आया, 4 पर वह स्पीड को लेकर आ गया। कहता है एक्सेलरेशन बताइए दोनों ही केस में। तो हमें सिंपल पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। तो फाइनल कितनी थी 6, इनिशियल कितनी है 0, 6 माइनस 0 ऊपर लिखेंगे। टाइम पीरियड क्योंकि अपॉन में आता है टाइम टेकन, तो सेकंड में है तो यूनिट सेम रहनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड में और टाइम की यूनिट सेकंड में होनी चाहिए। अगर यूनिट चेंज है तो पहले यूनिट को सेम बनाएंगे तब उसके बाद में फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले केस में कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, हम यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं। यानी कि हर एक सेकंड में उसकी गाड़ी 0.2 मीटर पर सेकंड रफ्तार से तेज होती जा रही है। यानी पहले सेकंड में 0.2, दूसरे सेकंड में उसकी गाड़ी की साइकिल की रफ्तार कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से 30 सेकंड में वो कहां तक पहुंच जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगा। अब अगला केस देखिए, फाइनल कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 6, यानी कि अब स्पीड कम हुई है तो 4 माइनस 6 यानी कि 1 सेकंड में 0.4 मीटर जो उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन जो थी वो डी एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि बाइसिकल इस केस में नेगेटिव में एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यानी कि इस केस में बाइसिकल डी एक्सेलरेट हो रही है क्योंकि यहां पर उसने क्या करे, ब्रेक को अप्लाई किया है। अब हम आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए टाइम के साथ में किसी ऑब्जेक्ट का, यहां पर हमने एक्स एक्सिस को लिया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। देखिए यहां पर इस तरीके से ग्राफ को शो किया गया है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा यहाँ पे वाई एक्सिस को न्यूमरेटर में लेते हैं और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। जैसे कि डिस्टेंस किलोमीटर में, यहाँ पर मिनट में लिखा हुआ है। और जो ये ग्राफ की ये जो लाइन है इसे बोलते हैं हम स्लोप। ये बेसिकली क्या होता है, स्लोप हो जाता है, यानी कि ढलान है एक तरीके से। तो ये ढलान बेसिकली y बाय एक्स की वैल्यू जो भी निकल कर आती है उसको बताता है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो बेसिकली यह जो ग्राफ है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, स्पीड को बता रहा होगा। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे कि ए और बी के बीच की स्पीड निकालनी है तो यहाँ पर ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितना था 30, टाइम कितना है 40। यहाँ पर बात करें बी पॉइंट पर डिस्टेंस है यहाँ पर 40, टाइम कितना है 60। चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से स्पीड निकल कर आ जाएगी जैसा कि यहाँ पर बता रखा है। v यानी कि स्पीड कैसे आएगी, s2 माइनस s1, यानी कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया और कितने टाइम में या डिस्टेंस में चेंज आया, तो यहाँ से स्पीड निकल के आएगी। अब देखिए इस केस में मैं यहाँ पर एक सिंपल कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए 5, 10, 15, 20 ये हमारा टाइम है। मान लेते हैं कि टाइम मिनट में है और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। अब देखिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ये ग्राफ लाइन स्ट्रेट है तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्पीड फाइंड आउट करोगे तो स्पीड इक्वल ही आएगी, यानी कि ए बी सी डी। अगर हम कहें कि ओ से ए के बीच की स्पीड कितनी है तो देखिए डिस्टेंस कितना है 10, मान लेते हैं किलोमीटर में, टाइम कितना लगाया उसने 5 मिनट। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 2 किलोमीटर पर मिनट। किसके बीच में, ओ से ए के बीच में। अब हम बात करते हैं बी से सी के बीच में। तो देखिए बी पर यह 20 पर पहले से ही था, सी पर गया तो 30 पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 10, कितना टाइम पीरियड में, देखिए यहाँ भी टाइम पीरियड कितना 5, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी 2 किलोमीटर पर मिनट। अब आप ए से सी के बीच में भी निकालना चाहोगे तो भी सेम ही आएगा। जैसे कि ए पर ये 10 पर था, सी पर ये 30 पर है, तो टोटल डिस्टेंस 20 ए से सी के बीच का निकालेंगे। और ए से सी के बीच का टाइम देखिए 5 था, 15 पर पहुंच गया, यानी कि कितना टाइम में डिफरेंस आया 10 का। तो अगेन वैल्यू कितनी आई 2 किलोमीटर पर मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा उसमें आप किसी भी दो पॉइंट के बीच की वैल्यू निकाल लीजिए, वही थ्रू आउट द ग्राफ हर एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर देगा। यानी कि इस केस में स्पीड किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सेम ही रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर समझ लिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में चेंज आया कितने टाइम में, वही क्या हो जाता है हमारी स्पीड को बताएगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए
क्या यह पाथ स्ट्रेट लाइन है? तो बिल्कुल नहीं, यह हो जाता है हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म कैसे हमें समझ में आएगा? जैसे कि देखिए ए से बी के बीच के अगर हम यहाँ पर निकालें, मान लेते हैं कि ये 5 को डिनोट कर रहा है, ये 4 है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 है और ये 6 है। तो 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना आया? 5 मीटर का। कितने टाइम पीरियड में? 2 सेकेंड में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम यहाँ से बी और सी के बीच में बात करें तो देखिए बी पर 10 है, सी पर बात करें तो मान लेते हैं ये 15 है। ये 15 से बेसिकली ये कैसे है, अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 पॉइंट, ये मान लेते हैं बी पॉइंट और ये मान लेते हैं सी पॉइंट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये बेसिकली अगर हम सही से ध्यान से देखें तो ये थोड़ा नीचे है, यानी कि अगर हम प्रॉपरली बात करें तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ये बनेगा। जैसे कि देखिए अगेन 5, 10, 15, 20। अब ये जो ग्राफ गया ये कुछ ऐसे चला गया है। ए से बी के बीच में निकालते हैं तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, यहाँ पर 15 था, तो गैप कितना हुआ? 5 का। टाइम पीरियड में कितना गैप आया? अगेन 5 का आया। तो यहाँ से जो यूनिट आई, मान ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगले केस की बात करें तो जैसे कि ये 15 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर स्पीड होगी डिस्टेंस मान लेते हैं 40। तो अब हम बी से सी के बीच के डिस्टेंस इसकी बात करें स्पीड की, तो यहाँ पर देखिए गैप कितने का आया? 25 का। कितने टाइम पीरियड में? सिर्फ 5 सेकंड में। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये यूनिफॉर्म है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा भी था। अब अगले डायग्राम की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसे समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है और इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, इसकी भी बात हम करेंगे। देखिए वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को शो किया। अब अगर हम इसको देखें तो ये कि रेक्टेंगल है, एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू का ब्रेथ। लेंथ क्या है? अगर इसको लेंथ मानना है यानी कि टाइम है इस पे, और इस पर क्या है? जो लेंथ है इस पर क्या बन रही है? ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू का टाइम। वेलोसिटी इनटू का टाइम इसका एरिया को डिनोट करेगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा इसको यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया रहता है वो क्या बताता है, इसे समझते हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है? स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लाई कर दे तो किसके बराबर आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहां से ये निकल कर आया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, शेडेड रीजन होता है, वह किसे डिनोट कर रहा होता है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होता है। इतना समझ में आ जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डिस्टेंस भी कह देंगे यदि वह स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो रहा है तब। तो जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही रहता है। तो हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की, कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम में चेंज कितना आया और कितनी स्पीड उस टाइम पर थी। जैसे कि यहाँ पर 40 की स्पीड से वह ऑब्जेक्ट चल रहा है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी लिया हमने, यहाँ पे टाइम लिया, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, नहीं, टाइम के साथ साथ स्पीड उतनी ही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर इस चीज को बता रहा होता है। लेकिन वहीं अगर ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा तो देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन क्या डिस्टेंस में चेंज आ रहा है? नहीं। तो इसलिए ये हमारा रेस्ट होगा, जबकि यहाँ पर अगर वेलोसिटी आ गया तो ये हमारा मोशन में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसके नीचे का एरिया जो भी रहेगा, जितने भी टाइम पीरियड का हमें पूछा जा रहा है, वो किसकी वैल्यू को दिखाएगा? डिस्टेंस को बता देगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AC की मल्टीप्लाई CD से यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा टाइम T2 और T1 के बीच में। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं, और इसके नीचे का जो एरिया होता है वो किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को बताएगा यदि वह स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा था उस केस में। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि देखिए 5 सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर चेंज हुई, अगले 5 सेकंड में फिर यहाँ पे 10 मीटर चेंज हुई, 10 किलोमीटर पर आवर, और नीचे बात करें तो 5 सेकंड। तो क्योंकि पहले हम यूनिट सेम कर लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है।
अगर हम इसे मान लेते हैं कि ये मीटर पर सेकंड में है एक बार के लिए और यहाँ पर भी ये सेकंड में है, तो अब देखिए 10 और 5 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10, कितने टाइम पीरियड में 5 में, तो एक्सेलरेशन कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें तो अगेन देखिए यहाँ पर भी 10 का चेंज है, कितने टाइम में 5 में, तो अगेन ये कितनी एक्सेलरेशन शो कर रही होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब हम इसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ले लें और टाइम को सेकंड में ले लेते हैं तब। इसका मतलब यह हुआ, यह एक तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को शो करता है। अगेन यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ये डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर किसको शो कर रहा है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। पहले ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेट, फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर समझा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर दी शेडेड रीजन, वह किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को बता रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ABCD का एरिया प्लस ADE का एरिया, यानी कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, या इसे एक तरीके से ट्रेपीजियम माने, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू का हाइट, तो हाइट हो जाएगी ये, और सम ऑफ पैरेलल साइड एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे जब हम इसमें फॉर्मूले पे आएंगे। तो देखिए दोनों ही तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया किस तरीके से ग्राफ होते हैं। ये डी एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर कम हो गई, तो फाइनल तो यहाँ पर कम वाली लिखी जाएगी। मान लेते कि यहाँ पर 18 थी, 18 माइनस 20, और कितने टाइम पीरियड में, ये 1 सेकंड से कम का समय लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि नेगेटिव में तो आनी है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस हमें ये ध्यान रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन को बता रहा होता है। ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यदि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सीधे जा रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेट हो रहा है नहीं, इस दौरान ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही थी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पर नो एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ये सारी की सारी मोशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है, और एग्जाम में इसी के बेस पर ये फॉर्मूला को ड्राइव करना भी आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे ड्राइव कर लेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करें। देखिए हमें इसे पहले प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं और फिर इसे हम यहाँ पर समझते हैं और किस तरीके से हमें लैंग्वेज लिखनी है। कंसिडर करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है as shown in figure 8.8, but now with u is not equals to 0, u is not equals to 0 का मतलब है इस समय जब हमने अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट करी। देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी ना किसी जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हम अपनी रीडिंग तब ले रहे हैं जब उस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी वह जीरो पर नहीं है। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जब हमने रीडिंग लेना चालू करी तो उसकी अपनी कोई स्पीड थी u, और जब तक हम रीडिंग लेते गए तो उसकी स्पीड फाइनली कितनी हो गई, v पर पहुंच गई। इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। कितने टाइम पीरियड में, t टाइम पीरियड में, t टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी u से v पर पहुंच जाती है। अब इस तरीके से यहां पर हमने समझ लिया, तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इनिशियल a से b के बीच की बात करें तो इतना चेंज आया, यानी कि v से u तक ये चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का कितने टाइम पीरियड में, t टाइम पीरियड में। तो यहां से बनेगा v माइनस u बाय t, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू टाइम टेकन t, और ये किसके बराबर है, a के, तो यहाँ से v माइनस यू बराबर किसके आ जाएगा, v माइनस यू बराबर आएगा a के, और t की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, और v बराबर क्या लिख सकते हैं, u प्लस का at। तो ये बन जाता है एक फॉर्मूला जिसमें कि हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अगर इन में से कोई तीन चीजें दी जाए और कोई एक फाइंड आउट करनी हो तो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसी डायग्राम के बेसिस पर दूसरा, यानी कि दूसरा रिलेशन पोजीशन टाइम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए हमने यहां पर पढ़ा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट को देता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं।
इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एरिया अंडर दी कर्व ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमें एरिया निकालना है किसका, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का। इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, OA की मल्टीप्लाई OC से करेंगे। OA कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए U को डिनोट कर रहा था, यानी ये हो जाएगा U। OC कितना है, T। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसे बेस मान लेते हैं BD को और हाइट मान लेते हैं AD को। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसे बेस मान लें और इसे हाइट मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ इंटू BD यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए ये V पोजीशन है और यहाँ तक U है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, V माइनस U। ऐसे हम सपोज कर सकते हैं इसे कि यहाँ पर ये 10 थी, यहाँ 0 थी, यहाँ पे 20 है। अब हमें सिर्फ इसके बीच की वैल्यू निकालनी है तो 20 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि V में से U को घटाना होगा। और AD कितना है, अभी भी T ही है, यहाँ की वैल्यू तो T ही है क्योंकि हमारा टाइम पीरियड T था। अब फॉर्मूला क्या बना, UT प्लस का हाफ ऑफ V माइनस U इंटू का T। अभी हमने यहाँ पर पहले पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन से V बराबर U प्लस का AT और V माइनस U बराबर का AT। अगर हम इस U को यहीं पे ले जाएं, इस V माइनस U की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, AT। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, AT। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर UT प्लस का हाफ AT इंटू का T। S बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, UT प्लस का हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन के साथ में रिलेशन। तो S बराबर क्या आएगा, UT प्लस का हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब देखिए इसे हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। अब ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, इसे देखते हैं। देखिए अगर हम इसे ट्रेपीजियम सपोज कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी T है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक U है और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, V है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड यानी कि U प्लस का V इंटू का हाइट T। अब फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ V प्लस U इंटू का T। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक और रिलेशन बनकर आएगा, जिस रिलेशन को हम नेक्स्ट वाले में समझेंगे, जैसे कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखिए ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से अब हम कैसा रिलेशन निकालेंगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। फॉर्मूले हमने यहाँ पे समझ लिया किस तरीके से, V प्लस U आया, T आर यहाँ पर हाफ आ गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसको डिनोट कर रहा है, अगेन डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। या हम ये कहें क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था तो किसको डिनोट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट को। अब देखिए अगेन फॉर्मूले में आते हैं, यहाँ से इसी फॉर्मूले की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो देखिए V माइनस U बराबर AT है, जैसे कि यहाँ पर देखा है। अगर हम यहाँ से T की वैल्यू निकालें तो T की वैल्यू क्या होगी, V माइनस U बाय A बराबर का T। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसकी जगह पे, T की जगह पे। फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू V प्लस U तो पहले से ही था, T की जगह पर अब V माइनस U बाय A रख देंगे। A प्लस B, A माइनस B वाला फॉर्मूला बन रहा है जो कि बताएगा आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में A रहेगा, किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। 2A इस तरफ चला जाएगा तो क्या बनाएगा, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में 3 आइडेंटिटी आ जाएंगी। डायग्राम एक ही रहेगा वेलोसिटी वाला। हम बस इतना सपोज कर लेंगे कि अब तक हमारी जो वेलोसिटी O से हम मान रहे थे, अब हम इनिशियल वेलोसिटी पहले ही उस ऑब्जेक्ट की U से मानेंगे। यानी कि जब हम अपनी जो भी रीडिंग थी उसे लेना स्टार्ट करेंगे तो उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है। सपोज कर लीजिए कि एक बस है जो कि A पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन हम यहाँ B पॉइंट पे खड़े हुए हैं और C पॉइंट तक हमें स्पीड को देखना है। तो जब A से स्टार्ट हुई है तो हमें मतलब नहीं है कि कहाँ से आ रही है, हम तो जब देखेंगे जब वो यहाँ से क्रॉस होगी। तो इस टाइम पर यहाँ से क्रॉस होने के दौरान कितनी स्पीड थी, वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेंगे। और C पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज आ गया तो इसे ही हम फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे। और कितने टाइम के दौरान, T टाइम के दौरान। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस का हाफ ऑफ AT स्क्वायर, और थर्ड वन इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर का 2AS। यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी हो और या फिर इनिशियल हो चाहे फाइनल हो मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टाइम को हमें सेकंड में लिखना है और इसके अलावा स्पीड को मीटर पर सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल की बिना हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए
न्यूमेरिकल कहता है और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। एक ट्रेन है जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। जैसी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हमारे पास में आ जाना चाहिए यू की वैल्यू कितनी, 0। अब हम यूनिट की बात करेंगे कब, जब हम अगली यूनिट को देख लेंगे। वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम भी इसे किस में मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में। अगर इसे मीटर पर सेकंड में मानेंगे तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। और कितनी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली, 72, यानी कि इनिशियल 0 फाइनल 72। कितने टाइम पीरियड में, 5 मिनट में। हमें एक्सेलरेशन यदि यूनिफॉर्म है तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना, यानी कि इन्हीं 3 फॉर्मूले की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए हमें यू गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, वी गिवन है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 4 टाइम में कट जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड यहाँ से वैल्यू आएगी। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगी। और जब हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इससे निकालेंगे। हम यहाँ से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे प्लस का हाफ AT स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले से हमारे डिस्प्लेसमेंट निकल जाती। बेस्ट किससे रहता है ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार जो कि 18 किलोमीटर से 36 पर पहुंच जाती है 5 सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18, फाइनल कितनी है, 36। यूनिट चेंज करेंगे, डिस्टेंस दिया गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। इनके जो न्यूमेरिकल है उसकी बात हम अलग से वीडियो बना के कर लेंगे, जिसमें मैं इन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखिए हमने समझा था वेलोसिटी किससे मिलकर बनी होती है, वेलोसिटी में अपना मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन। यदि हम मैग्नीट्यूड को बदल दें तो भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, या हम सिर्फ डायरेक्शन बदल दें तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होगी तो वह ऑब्जेक्ट या तो एक्सेलरेट हो रहा होगा या वो डीएक्सेलरेट हो रहा होगा। तो वेलोसिटी में चेंज कब आ सकता है, जब उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आ जाए, या उसके मोशन में चेंज आ जाए, या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, देखिए रेक्टेंगुलर ट्रैक है। अब यहाँ पर अगर ए से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, 1 बार 2 3 4, उसने कितनी बार डायरेक्शन बदली, 4 बार। अब यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल के केस में अगर ए से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, 1 बार 2 3 4 5 6, उसने कितनी बार डायरेक्शन बदली, 6 बार। यहाँ पर देखिए 8 बार। तो अगर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जा रहे हैं, डायरेक्शन हर बार ही चेंज हो रही है। तो सर्कुलर ट्रैक में हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर, हर एक पास में कोई भी पॉइंट को अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। जैसे कि ये टेंजेंट को शो करता है, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक पॉइंट पे क्या फॉलो हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर ये डायरेक्शन है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज भले ही मैग्नीट्यूड में ना आ रहा हो, वेलोसिटी स्पीड एक जैसी हो, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है इसलिए हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या एक्सेलरेट हो रहा है। इसी बात को यहाँ पर बता दिया गया है कि यदि हम नंबर ऑफ साइड्स को इंडेफिनेट कर देंगे, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर सर्कल की जो साइड्स है वहां पर चेंज आता जाएगा डायरेक्शन में। तो ओनली चेंज इन दिस वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोशन जो एथलीट का है सर्कुलर पाथ में वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। देखिए वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, किसी भी रेडियस की सर्कमफेरेंस क्या हो जाती है, 2πr। तो अब मान लेते हैं ए से वापस ए पर आ गया, तो जो डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2πr। कितने टाइम पीरियड में, t सेकंड में। तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, 2πr/t। और यदि वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है, देखिए इस एग्जाम्पल से हम बेसिकली समझ सकते हैं। हमने एक धागे को में एक पत्थर लगा दिया, अब अगर इस पत्थर को हम इस पॉइंट पर छोड़ देते हैं तो देखिए ये धागा इस तरफ, ये पत्थर इस तरफ भागेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर छोड़ देते तो ये इस तरफ जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शो कर रहा है। तो इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम अलग से वीडियो बनाकर जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं उसे हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर इस चैप्टर में आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
हैव अ नाइस डे।